हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम नाइन्थ क्लास की इम्पॉर्टेंट साइंस चैप्टर पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। चैप्टर है जीवन की मौलिक इकाई यानी द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस वीडियो में हम दिए गए चैप्टर पर एक एक पॉइंट पर डिटेल स्टडी करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और इस चैप्टर को पूरी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। इस चैप्टर में हम कोशिका यानी सेल के बारे में डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं कोशिका से रिलेटेड। पहला पॉइंट्स है कि कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई हैं। इस सेंटेंस का मतलब यह है कि कोई भी जीवित प्राणी, चाहे पौधे हो, जंतु हो या कोई भी प्राणी हो, उसकी जो बॉडी होती है वह कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। जिस प्रकार एक बिल्डिंग ईंटों से बनी हुई होती है, उसी प्रकार किसी सजीव की जो शरीर होती है वह कोशिकाओं से बनी हुई होती हैं। साथ ही साथ जो बॉडी का जो भी फंक्शंस होता है, जो भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं, वह सारा एक्टिविटीज में प्रत्येक कोशिका का योगदान होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोशिका जो है वह जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। दूसरा पॉइंट है कि ये कोशिका का खोज कब हुआ। सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। वास्तव में क्या हुआ था कि उन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। अपने द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी के सहायता से उन्होंने मृत कोशिका को देखा था। तो इस प्रकार कोशिका का जो खोज हुआ था ये रॉबर्ट हुक के द्वारा हुआ था। उन्होंने जो बोतल की जो कार्क होती हैं, वो कार्क की पतली पतली स्लाइड काट कर उसको अपने द्वारा निर्मित सूक्ष्मदर्शी से जब देखा तो उसमें उनको मधुमक्खी के छत्ते में जिस प्रकार चैम्बर्स होती हैं वैसे ही कुछ संरचनाएं उसको देखने को मिला। तो इसी छोटे छोटे चैम्बर्स को उन्होंने कोशिका नाम दिया। इसको इंग्लिश में हम सेल कहते हैं, जिसका अर्थ होता है चैम्बर, कोष्ठक। इस प्रकार कोशिका शब्द का जो प्रतिपादन किया था वह रॉबर्ट हुक ने ही किया था और इसकी जो खोज है ये 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने ही इसकी खोज की थी। कोशिकाओं की संख्या के आधार पर सजीवों को दो भागों में बांटा गया है। एक है एक कोशिकीय और दूसरा है बहुकोशिकीय। वैसे जीवित जीव जिसकी शरीर सिर्फ एक कोशिका का बना हुआ होता है उससे हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं, और जिसकी शरीर एक से ज्यादा कोशिकाओं से निर्मित होती है उसको हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। एक कोशिकीय जीव का सबसे अच्छा उदाहरण है अमीबा, जो कि एक कोशिका से निर्मित है। पैरामीशियम, बैक्टीरिया, क्लैमिडोमोनास और भी बहुत सारे हैं। इसके साथ बहुकोशिकीय जीव वैसे जीव को कहते हैं जिसकी शरीर एक से ज्यादा कोशिकाओं से बनी हुई होती हैं। जैसे कवक का जो बॉडी होती है उसकी जो शरीर होती है इसमें कोशिकाओं की संख्या एक से ज्यादा होती है। उसी प्रकार पौधे और जंतु इसकी शरीर में कोशिकाओं की संख्या बहुत अधिक होती है, इसलिए ऐसे जीवों को हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। इस प्रकार कोशिका के संख्या के आधार पर सजीवों को हम दो भागों में बांटे हैं। पहला है एक कोशिकीय और दूसरा है बहुकोशिकीय। इस चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिया हुआ है जिसको हम यहाँ डिटेल वर्णन किए हैं। पहला है कि ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में जीवाणु की खोज की। जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में बताया कि जो कोशिका की जो खोज हुई थी ये रॉबर्ट हुक ने किया और वास्तव में उन्होंने मृत कोशिका को देखा था। लेकिन अब सवाल है कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया। तो जीवित कोशिका का खोज यानी जीवित कोशिका को सबसे पहले देखने वाले व्यक्ति जो थे वह थे ल्यूवेनहॉक। और ल्यूवेनहॉक ने तालाब के पानी को जब अपने द्वारा निर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा तो उन्होंने एक कोशिकीय जीव देखा, और इसी एक कोशिकीय जीव जो है हम आज के डेट में जीवाणु के नाम से जानते हैं। इस प्रकार जीवाणु का जो खोज हुआ था ये ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था। दूसरा पॉइंट है कि कोशिका के अंदर जो केंद्रक होती हैं इसका पता लगाया था रॉबर्ट ब्राउन ने। सन 1831 ईस्वी में
रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर केंद्रक का खोज किया। तीसरा पॉइंट है कि पुरोकंज ने कोशिका के जो तरल पदार्थ होते हैं उसको जीवद्रव्य का नाम दिया। कोई भी कोशिका में जब उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भीतर का जो तरल पदार्थ होती हैं जिसको हम जीवद्रव्य कहते हैं, तो ये जीवद्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म शब्द का जो प्रतिपादन किया था वह पुरोकंज ने किया। कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी क्या है, अब हम इसके बारे में समझेंगे। सेल थ्योरी जो है एक काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है और दो महान बायोलॉजी के वैज्ञानिक एम स्वीडन और टी स्वान दोनों मिलकर ये बताया कि सभी पौधे और सभी जंतु का जो शरीर होती हैं ये कोशिकाओं से बने होते हैं और ये कोशिकाएं अत्यंत सूक्ष्म होते हैं जिससे हम खाली आंख से नहीं देख सकते हैं। और इस प्रकार ये कोशिकाएं जो हैं ये जीवन की मूलभूत इकाई हैं। तो ये दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर ये सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इसी सिद्धांत को हम कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं। यानी सेल थ्योरी यही बताती है कि सभी जीवों का जो शरीर है ये कोशिकाओं से निर्मित होती हैं, कोशिकाओं से बनी हुई होती हैं। कोशिका सिद्धांत के बारे में दूसरा पॉइंट जो है कि कोशिका सिद्धांत को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, वह वैज्ञानिक का नाम है विर्चो। विर्चो ने कोशिका सिद्धांत में सुधार करते हुए कहा कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनती हैं। यानी इनके विचार के अनुसार कोशिकाओं का जो जन्म होता है वह पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनती है। यानी कोशिकाओं का जो इस प्रकार जो निर्माण होती हैं ये कोशिकाएं विभाजन के द्वारा ही होती हैं। तो इस प्रकार कोशिका सिद्धांत में ये नया पॉइंट विर्चो ने जोड़ा और ये पॉइंट जो है काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार कोशिका सिद्धांत जो है इसमें दोनों पॉइंट को अगर हम मिला दें तो इस प्रकार होगा कि सभी पौधे और जंतुओं का शरीर जो है ये कोशिकाओं से बने होते हैं और कोशिकाएं जो हैं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनती हैं। बस यही सिद्धांत है, इसी सिद्धांत को हम कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी कहते हैं। नेक्स्ट, जब आप किताब में कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं तो उसमें एक शब्द आता है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि आखिर ये इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी होता क्या है और ये इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज किसने किया। तो देखिए आप देख सकते हैं जैसा कि स्क्रीन में दिखा रहा है कि दो वैज्ञानिक, एक का नाम है नॉल, इसमें KNOLL जो है, तो के जो है ये साइलेंट है, इसको हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे नॉल। तो ये नॉल और रस्का दोनों ने 1940 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया और इसी सूक्ष्मदर्शी के सहायता से कोशिकाओं में जो अत्यंत छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं उसको हम आसानी से देख सकते हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के खोज के बिना कोशिकाओं का डिटेल स्टडी संभव नहीं था। तो जब कभी भी हम लैबोरेटरी में कोशिका के बारे में डिटेल स्टडी करना चाहते हैं तो हमें इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है और ये इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो है जैसा कि हम जो सभी माइक्रोस्कोप अपना कॉलेज या स्कूल्स में देखते हैं इससे कई गुना ज़्यादा डेवलप होती हैं और इसी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कोशिकाओं की अत्यंत छोटी संरचनाओं को हम आसानी से देख सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का जो खोज किया था वह नॉल और रुस्का ने किया था। अब हम कोशिका की संरचना जानने से पहले कोशिका से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। पहला पॉइंट है कि कोशिकाओं की आकृति और आकार जो होती हैं उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे कोशिकाएं होती हैं और हर तरह की जो कोशिकाएं होती हैं उनका कार्य जो है वह अलग अलग हैं। तो कोशिकाओं की जो आकृति और आकार होती हैं वह उनके कार्यों के अनुरूप होती हैं। जिस प्रकार जहां जैसे कोशिका का जिस तरह का काम है उसी काम के अनुरूप ये कोशिकाओं की आकृति और आकार होती हैं। सेम प्रकार की जो फैक्ट्स हैं ये पौधे, जंतु या कोई भी जीवों के लिए लागू होती हैं। यानी कोशिकाओं की जो आकृति और आकार होती हैं वह उनके कार्यों के अनुरूप होती हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है कि अमीबा जो है ये एक कोशिकीय जीव हैं जो अपना आकार बदलती रहती हैं। आप अगर जीव जगत में स्टडी करेंगे तो देखेंगे कि हर कोशिका की आकृति और आकार जो होती हैं ये निश्चित होती हैं, लेकिन अमीबा एक ऐसा जीव है जो कि एक कोशिका से बनी हुई होती हैं और इसकी आकृति और आकार अनियमित होती हैं, यानी स्थिति परिस्थिति के अनुसार इसमें जो इसकी कोशिका होती हैं इसकी आकृति और आकार बदलती रहती हैं। अक्सर क्वेश्चन में ऐसा आता है कि ऐसा कौन सा जीव है जिसमें कोशिका की आकार या आकृति जो है ये निश्चित नहीं होती हैं, तो निसंदेह उसका जवाब होगा अमीबा। अगला पॉइंट है कि जो बहुकोशिकीय जीव होती हैं यानी जिसकी शरीर एक से ज्यादा कोशिकाओं से बनी हुई होती हैं, उसकी सबसे बड़ी खासियत होती है कि उसमें श्रम विभाजन होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक शब्द है श्रम विभाजन, और ये श्रम विभाजन जो है ये बहुकोशिकीय जीवों में ही पाया जाता है, ये एक कोशिकीय जीवों में नहीं होता है। अब ये श्रम विभाजन क्या है कि जिस प्रकार हमारी बॉडी बनी हुई है, तो जैसे कुछ कोशिकाएं ऐसे हैं जो पाचन का कार्य करती हैं, कुछ कोशिकाएं ऐसे हैं जो हमारी बॉडी में रक्षा का काम करती हैं, कुछ कोशिकाएं ऐसे हैं जो हमें जो संवेदनाओं के प्रति जो है वह ज्यादा संवेदनशील होती हैं। इस प्रकार एक बहुकोशिकीय जीवों में अलग अलग काम अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं करती हैं, लेकिन एक कोशिकीय जीव में क्या होता है कि चूंकि उसका बॉडी जो है वह एक कोशिका से ही बनी होती है, इसलिए बॉडी का सारा कार्य चाहे वह पाचन का हो, चाहे वह श्वसन का हो, चाहे वह माने गति का हो, हर प्रकार का काम एक कोशिका ही करती हैं। इसलिए श्रम विभाजन जो है ये बहुकोशिकीय जीवों का कैरेक्टर है, जबकि एक कोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन नहीं होता है। अब आइए हम कोशिका संरचना के बारे में स्टडी करते हैं। कोशिका की संरचना को जानने के लिए हमें इसकी एक इमेज की जरूरत पड़ती है, और इस इमेज में आप देख सकते हैं कि एक कोशिका की संरचना कैसी होती है। देखिए आप इमेज में देख सकते हैं कि इसमें खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका है, लाइसोसोम है, चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका, कोशिका द्रव्य, हरित लवक यानी जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, राइबोसोम्स भी इसमें होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति और भी बहुत सारे कोशिका अंगक होती हैं, जिसके बारे में हम एक एक अंगक के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो ये जो इमेज है ये कोशिका की इमेज है, और इस इमेज को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की मदद से लिया गया है। अब चलिए सबसे पहले हम एक एक जो अंगक है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि कोशिका भित्ति क्या होती है। एक कोशिका के बाहर एक मजबूत दीवार जैसी संरचना होती है, और ये जो कोशिका भित्ति है ये कोशिका को मजबूती प्रदान करती हैं। सबसे बड़ी जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वह है कि कोशिका भित्ति जंतुओं के कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, ये पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। इसके बारे में जो पहला पॉइंट है कि ये पादप कोशिकाओं में जो कोशिका भित्ति होती हैं ये मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती हैं, और ये कोशिका भित्ति जो है ये कोशिका को मजबूती प्रदान करती हैं। अक्सर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया है कि कोशिका भित्ति जो है कौन से रासायनिक पदार्थ की बनी होती हैं, तो इसका सही जवाब होता है कि सेलुलोज की बनी होती हैं। दूसरा पॉइंट जो है कोशिका भित्ति के बारे में है कि ये कोशिका भित्ति किसमें किसमें पाया जा सकता है। ये पौधों की कोशिका में पाया जा सकता है, ये कवकों की कोशिका में पाया जा सकता है, और बैक्टीरिया में पाया जा सकता है, जबकि जंतु कोशिका में इसका अभाव होता है। जंतु कोशिका में कोई कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। अब हम कोशिका झिल्ली के बारे में जानकारी लेंगे। कोशिका झिल्ली क्या है, इसकी क्या क्या खूबियां हैं, इसके बारे में अब हम जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो है वह कोशिका झिल्ली का वह है कि इससे हम प्लाज्मा झिल्ली भी कह सकते हैं। किसी किसी किताब में इसको कोशिका झिल्ली कहा जाता है, किसी किताब में इसका उल्लेख प्लाज्मा झिल्ली के नाम से होता है। तो ये कोशिका झिल्ली जो होती है कोशिका की सबसे बाहरी परत है।
यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि कोशिका को चारों ओर से घेरने वाली जो झिल्ली होती है उससे हम कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली कह सकते हैं। वैसे कोशिका जिसमें कोशिका भित्ति मौजूद होती हैं जैसे कि पादप कोशिका, तो उसमें क्या होता है कि कोशिका भित्ति के जस्ट नीचे ये कोशिका झिल्ली मौजूद होती हैं। लेकिन जंतु कोशिका में जिसमें कि कोशिका भित्ति का अभाव होता है तो ये कोशिका झिल्ली वैसे जंतु कोशिका के सबसे बाहरी परत है। इस प्रकार कोशिका झिल्ली जो है कोशिका का एक महत्वपूर्ण संरचना है और ये कोशिका को बाहरी वातावरण से अलग करती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि कोशिका झिल्ली जो है इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये कुछ सिलेक्टेड पदार्थों को अंदर या बाहर आने जाने देती हैं, जबकि कुछ अन्य पदार्थों को ये बाहर या अंदर आने से रोकती हैं। इसलिए कोशिका झिल्ली जो है इसको हम वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। यहाँ एक शब्द दिया हुआ है वर्णात्मक पारगम्य, जिसको हम इंग्लिश में सिलेक्टिव परमिएबल कहते हैं। यानी ये जो झिल्ली है ये हर पदार्थ को अंदर या हर पदार्थ को अंदर से बाहर जाने से रोकती हैं। ये कोशिका झिल्ली जो है ये खुद डिसीजन लेती हैं कि कौन सा पदार्थ कोशिका के अंदर आए और कौन सा पदार्थ कोशिका से बाहर जाए। जो पदार्थ कोशिका के लिए जरूरी है वह पदार्थ कोशिका के अंदर आती हैं और जो पदार्थ कोशिका से बाहर निकलना चाहिए उसको ये बाहर निकालती हैं। इस प्रकार ये कोशिका झिल्ली जो है एक महत्वपूर्ण काम करती हैं और ये पदार्थों का चयन करती हैं। इसीलिए इस प्रकार की झिल्ली यानी कोशिका झिल्ली को सिलेक्टिवली परमिएबल यानी वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। अब आइए हम कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म के बारे में जानकारी लेते हैं। कोशिका द्रव्य इसको हम इंग्लिश में साइटोप्लाज्म कहते हैं और ये साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य कोशिका की सबसे महत्वपूर्ण भाग होती हैं। कोशिका झिल्ली को छोड़कर अंदर की सारी पदार्थ को हम कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म कह सकते हैं। अगर किसी कोशिका में बाहर की झिल्ली यानी कोशिका झिल्ली को हटा दिया जाए तो जो पदार्थ या जो भी उसकी मटेरियल बचती है उससे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। पहला पॉइंट है कि कोशिका झिल्ली के अंदर तरल पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहा जाता है। इसमें बहुत से कोशिका अंगक मौजूद होते हैं। कोशिका झिल्ली में कई कोशिका अंगक मौजूद होते हैं। इसमें महत्वपूर्ण कोशिका अंगक जो हैं वह है अंतर्द्रव्यी जालिका, जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर ER कहा जाता है। इसके साथ गल्जी उपकरण यानी गल्जी एपरेटस भी मौजूद होती हैं। इसके साथ साथ लाइसोसोम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिका अंगक हैं, ये भी कोशिका में मौजूद होती हैं। लाइसोसोम के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया हैं और प्लास्टिड हैं। प्लास्टिड के साथ साथ रसधानियां और केंद्रक भी मौजूद होती हैं। इस प्रकार ये जो लिस्ट हैं कोशिका अंगक की ये महत्वपूर्ण कोशिका अंगकों की लिस्ट हैं। इसके साथ साथ और भी एक दो कोशिका अंगक मौजूद होती हैं, लेकिन क्लास 9th के स्टैंडर्ड में हम इसी कोशिका अंगक के बारे में स्टडी करेंगे। अब आइए एक एक कोशिका अंगक के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं। पहला कोशिका अंगक जो है अंतर्द्रव्यी जालिका, इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। अंतर्द्रव्यी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसी कोशिका में पतली पतली नलिकाओं का एक जाल पूरी कोशिका के साइटोप्लाज्म में फैली हुई होती हैं। इसी स्ट्रक्चर को हम अंतर्द्रव्यी जालिका या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इस जालिका का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है न, ये ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं। पतली पतली नालियों से एक भाग से दूसरे भाग में पदार्थों के ट्रांसपोर्ट के लिए ये अंतर्द्रव्यी जालिका महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। अब आइए अंतर्द्रव्यी जालिका के बारे में डिफरेंट पॉइंट्स को हम नोट करते हैं। पहला पॉइंट है कि यह कोशिका के अंदर
झिल्ली युक्त नलिकाओं का एक तंत्र है। अंतर्द्रव्य जालिका ये झिल्ली युक्त नलिकाओं का एक तंत्र है, एक सिस्टम है जो कि पूरी कोशिका द्रव्य में फैली हुई होती है। अगला पॉइंट है कि ये अंतर्द्रव्य जालिका जो है ये दो तरह के होते हैं। एक है खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका और दूसरा है चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। इसको हम इंग्लिश में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरे को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यानी एक प्रकार की अंतर्द्रव्य जालिका जो है वह खुरदरी होती हैं, जबकि दूसरे प्रकार की अंतर्द्रव्य जालिका जो है ये चिकनी होती हैं। अब हम इसमें जानेंगे कि खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका होने के पीछे इसका कारण क्या है। तो जब अंतर्द्रव्य जालिका के बाहरी सतह पर राइबोसोम्स मौजूद होती हैं तो उसमें हम उस वैसे अंतर्द्रव्य जालिका को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं। लेकिन जब अंतर्द्रव्य जालिका की सतह पर राइबोसोम मौजूद नहीं होती हैं तो हम वैसे अंतर्द्रव्य जालिका को चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अगला पॉइंट इसके है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका, उसकी सतह पर राइबोसोम रहने के कारण ये खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका जो है ये प्रोटीन संश्लेषित करता है, क्योंकि राइबोसोम्स का जो कार्य है कोशिका में वह है प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो जब अंतर्द्रव्य जालिका की सतह पर राइबोसोम हो तो अंतर्द्रव्य जालिका ट्रांसपोर्ट के काम के साथ साथ प्रोटीन सिंथेसिस का भी काम करता है। इसीलिए चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका में प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होता है, जबकि खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण किया जाता है। अगला पॉइंट है कि जो ये चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका है यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये प्रोटीन का सिंथेसिस तो नहीं करती हैं, लेकिन ये वसा और लिपिड का निर्माण करती हैं। अक्सर क्वेश्चन में आता है कि RER का क्या कार्य है और SER का क्या कार्य है। तो RER ये प्रोटीन सिंथेसिस करती हैं, जबकि SER जो है ये वसा और लिपिड का निर्माण करती हैं। और दोनों का जो मूल काम है वह है ट्रांसपोर्ट, पदार्थ का परिवहन। अब हम गल्जी उपकरण के बारे में स्टडी करेंगे। इंग्लिश में इससे हम गल्जी एपरेटस भी कहते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है गल्जी उपकरण का वह है कि इसकी खोज जो है एक वैज्ञानिक ने की थी जिनका नाम था कैमिलो गल्जी। अक्सर क्वेश्चंस में आता है कि गल्जी उपकरण का खोज किसने किया। तो गल्जी उपकरण का खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था कैमिलो गल्जी। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये गल्जी उपकरण है क्या। गल्जी उपकरण छोटी छोटी पैकेट्स हैं यानी छोटी छोटी पुटिकाओं का एक तंत्र है और ये झिल्ली युक्त हैं यानी इसमें मेम्ब्रेन्स होती हैं, मेम्ब्रेन से ये घिरी हुई संरचनाएं होती हैं। गल्जी उपकरण कोशिका के अंदर ये केंद्रक के जस्ट अगल बगल होती हैं और इसमें छोटी छोटी पुटिकाओं का एक तंत्र होती हैं और ये पुटिकाएं झिल्ली से घिरी हुई होती हैं। अगला पॉइंट है कि ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतर्द्रव्य जालिका में जो पदार्थ संश्लेषित होती हैं गल्जी उपकरण में वे सभी पदार्थ पैक किए जाते हैं और उनका ट्रांसपोर्ट इसी पैकेट्स के द्वारा होता है। यानी कुछ ऐसे पदार्थ जिसको कोशिका के बाहर भेजना होता है और कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिससे कोशिका के अंदर एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता है। इस प्रकार गल्जी उपकरण जो है ये पैकेट्स का काम करती हैं और ये एक प्रकार से पैकेट्स के रूप में पदार्थ का ट्रांसपोर्ट होता है। लाइसोसोम कोशिका की एक महत्वपूर्ण कोशिका अंगक है। अक्सर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या डिफरेंट एकेडमिक एग्जाम्स में लाइसोसोम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं। लाइसोसोम्स के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको हम सबसे पहले नोट आउट करते हैं।
पॉइंट है कि लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। ये आत्मघाती थैली जो शब्द है इसको हम इंग्लिश में सुसाइड बैग भी कहते हैं। तो ये कोशिका की जो सुसाइड बैग होती है वह लाइसोसोम को कहा जाता है। कारण क्या है कि लाइसोसोम्स के अंदर कुछ ऐसे पाचक एंजाइम्स होती हैं जो अगर किसी कारण से फट जाए तो पूरी कोशिका को वह पचा देती हैं। यही कारण है कि लाइसोसोम को हम कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। अक्सर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा कोशिका अंगक को आत्मघाती थैली यानी सुसाइड बैग कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा लाइसोसोम। अगला पॉइंट है कि यह कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। यह बाहरी पदार्थ एवं कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ रखते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि लाइसोसोम के अंदर कुछ विशेष प्रकार के पाचक एंजाइम्स पाए जाते हैं और ये पाचक एंजाइम जो हैं ये कोशिका के अंदर टूटे फूटे जो भाग होती हैं उसको पचा करके ये कोशिका के बाहर फेंक देना होता है। इसीलिए लाइसोसोम जो हैं ये कुछ पाचक एंजाइम्स को अपने में स्टोर करती हैं और अगर किसी कारण से ये लाइसोसोम फट जाए तो पूरी कोशिका की मृत्यु हो जाती है। यही कारण है कि लाइसोसोम को हम आत्मघाती थैली यानी सुसाइड बैग कहते हैं। आपने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम तो अवश्य सुना होगा। अब आइए इस वीडियो में हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिटेल जानकारी लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया किसी कोशिका का बिजली घर होता है, यानी किसी कोशिका के पावर हाउस के नाम से हम माइटोकॉन्ड्रिया को जानते हैं। कोई भी कोशिका में हजार तरह के काम हमेशा होती रहती हैं। इस प्रकार के कार्यों को करने के लिए कोशिका को एनर्जी की जरूरत होती है और कोशिका को अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट जो होती हैं वह माइटोकॉन्ड्रिया से ही फुलफिल होती हैं। यही कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया को किसी कोशिका का बिजली घर यानी पावर हाउस कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं ये किस रूप में ऊर्जा प्रदान करती हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करती हैं। एटीपी एक ऐसे केमिकल मॉलिक्यूल है जो कि आसानी से ऊर्जा प्रदान करती हैं। कोशिका के विभिन्न कार्यों के लिए एटीपी जो है एक विशेष प्रकार के रासायनिक मॉलिक्यूल हैं और इसी मॉलिक्यूल के रूप में ऊर्जा को यूज करती है हमारी कोशिका। अगला पॉइंट है जो कि अक्सर कंपटीशन में या एग्जाम्स में पूछा जाता है कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या है। एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला पॉइंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसे कोशिका अंगक है जिसका अपना डीएनए और अपना राइबोसोम होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि डीएनए जो है ये कोशिका के केंद्रक में मौजूद होती हैं, लेकिन केंद्रक के साथ साथ ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ऐसा कौन सा कोशिका अंगक है जिसका अपना डीएनए होता है। तो अपना डीएनए रखने वाला कोशिका अंगक है माइटोकॉन्ड्रिया और इस प्रकार डीएनए के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम भी पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनेल का नाम हमारे सामने आ रहा है वह है प्लास्टिड। प्लास्टिड एक विशेष प्रकार की सेल ऑर्गेनेल है यानी कोशिका अंगक है जो कि प्लांट सेल में यानी पादप कोशिका में ही पाई जाती हैं। प्लास्टिड्स ये जंतु कोशिका में इसका अभाव होता है, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है। प्लास्टिड के बारे में डिफरेंट पॉइंट को हम नोट करते हैं। पहला पॉइंट है कि प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं और ये प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट रंगीन होते हैं जबकि ल्यूकोप्लास्ट श्वेत यानी रंगहीन होते हैं। ये प्लास्टिड्स जो हैं ये रंगों के आधार पर दो तरह के होते हैं, एक को कहा जाता है क्रोमोप्लास्ट और दूसरा को कहा जाता है ल्यूकोप्लास्ट। यानी जो प्लास्टिड रंगीन होते हैं उससे हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं और जो श्वेत या बिना रंग का होता है उससे हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं।
अगला पॉइंट है कि वैसे क्रोमोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है उससे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। अब क्रोमोप्लास्ट में अगर क्रोमोप्लास्ट का रंग हरा हो और उसमें क्लोरोफिल पाया जाए तो वैसे क्रोमोप्लास्ट को हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और ये क्लोरोप्लास्ट जो है पौधों की पत्तियों में ज्यादातर पाई जाती हैं और इसी की उपस्थिति के कारण पौधों की पत्तियां हमें हरा दिखाई देती हैं। अगला पॉइंट है ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य कार्य स्टार्च, तेल एवं प्रोटीन का संग्रह करना है। ये जो ल्यूकोप्लास्ट होती हैं इसका जो मुख्य कार्य है वह है स्टोरेज और इसमें स्टार्च, तेल और प्रोटीन का स्टोरेज होता है। अगला पॉइंट है कि ये प्लास्टिड जो है ये जिस प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए और राइबोसोम होता है उसी प्रकार प्लास्टिड का भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। इसलिए जब कभी भी क्वेश्चन आए कि ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जिसका अपना डीएनए और राइबोसोम है तो इसका सही जवाब होगा माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल का नाम हमारे सामने है जिससे हम रसधानियां कहते हैं। इंग्लिश में इससे हम वैक्यूल्स भी कह सकते हैं। ये रसधानियां प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। रसधानियां कुछ ऐसी संरचनाएं हैं जिसमें जलीय विलयन जो है कुछ विशेष स्ट्रक्चर में कोशिका में पाया जाता है। प्लांट सेल में जो रसधानी की जो साइज होती है वह बड़ी होती है जबकि एनिमल सेल में एक से ज्यादा रसधानियां पाया जाता है और एनिमल सेल में इसकी साइज प्लांट सेल की तुलना में कम होता है। अब आइए रसधानियां यानी वैक्यूल्स के बारे में डिफरेंट पॉइंट्स को हम नोट करते हैं। पहला पॉइंट है कि रसधानियों में मुख्य रूप से जल होता है जो कि विलयन के रूप में होता है और इसमें एमिनो एसिड्स, शर्करा, कार्बनिक अम्ल और प्रोटीन का विलयन होता है। अगला पॉइंट है कि रसधानी एक झिल्ली से घिरी हुई होती है जिससे टोनोप्लास्ट कहा जाता है। आप देख सकते हैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस बैंक उठाकर या कोई भी एकेडमिक एग्जाम्स की क्वेश्चंस बैंक में भी आप देख सकते हैं कि रसधानी को घेरने वाली झिल्ली को क्या कहा जाता है। इसका सही जवाब होगा टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट जो है ये एक झिल्ली है और ये झिल्ली रसधानी को घेरे रखती है। किसी कोशिका की अगर सबसे महत्वपूर्ण कोशिका अंगक का नाम पूछा जाए तो इसका सही जवाब होगा केंद्रक। केंद्रक किसी भी कोशिका की सबसे महत्वपूर्ण कोशिका अंगक है। कारण क्या है कि किसी भी कोशिका की संपूर्ण कार्यों का नियंत्रण उसमें मौजूद केंद्रक ही करती हैं। अब आइए केंद्रक के बारे में एक एक पॉइंट को हम नोट करते हैं। पहला पॉइंट है कि केंद्रक कोशिका के संपूर्ण कार्यों का नियंत्रण करती हैं। किसी भी कोशिका में हजारों तरह के कार्य एक ही समय पर होने लगती हैं और सारे कार्यों का नियंत्रण का जो दायित्व है वह केंद्रक संभालती हैं। इसलिए केंद्रक को हम एक नियंत्रक कोशिका अंगक के रूप में भी कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये केंद्रक जो है ये दोहरी परत से घिरी हुई होती हैं। इसके चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं और इसी केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और इसी छिद्र के द्वारा कोशिका द्रव्य केंद्रक के बाहर या केंद्रक के अंदर आ जा सकता है। इस प्रकार केंद्रक जो है ये दोहरी झिल्ली वाली एक कोशिका अंगक है। केंद्रक यानी न्यूक्लियस से रिलेटेड अगला पॉइंट पर अब हम डिस्कस करेंगे। केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय छड़ाकार दिखाई पड़ती हैं। जब किसी कोशिका में विभाजन का समय आता है उस प्रकार जब इससे हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं तो उसमें छड़ जैसी कुछ संरचनाएं हमें दिखाई पड़ती हैं और इसी संरचनाओं को, इसी स्ट्रक्चर को हम क्रोमोसोम कहते हैं। और किसी भी स्पीसीज में क्रोमोसोम की संख्या ये निश्चित होती है। अगर आप
मनुष्यों की कोशिका का अध्ययन करेंगे तो उसमें आपको क्रोमोसोम की संख्या 46 यानी 23 पेयर्स में मिलेंगे। अगला पॉइंट है कि क्रोमोसोम में डीएनए पाया जाता है और ये डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए जो है ये जेनेटिक मटेरियल है जो कैरेक्टर्स को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर करती हैं। डीएनए आनुवांशिक पदार्थ हैं जो माता पिता के गुणों को संतानों में स्थानांतरित करती हैं। फ्रेंड्स, जब कभी भी हम बुक्स या नोट्स पढ़ते हैं तो वैसे स्थिति में हमारे सामने दो शब्द आते हैं, एक है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिका। अब ऐसी स्थिति में हमें समझ में नहीं आता है कि आखिर कैसे कोशिका को हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं और किस तरह की कोशिका को यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। अब इस स्लाइड में हम डिटेल जानकारी लेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है और यूकैरियोटिक कोशिका क्या है, साथ ही दोनों में क्या डिफरेंस है। पहला जो पॉइंट है वह है प्रोकैरियोटिक कोशिका से रिलेटेड कि वैसे कोशिका जिसमें वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है वैसे कोशिका को हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। अब यहां समझना है कि वास्तविक केंद्रक का क्या मतलब है। वैसे केंद्रक जो केंद्रक झिल्ली से घिरी हुई नहीं होती हैं वैसे केंद्रक को हम वास्तविक केंद्रक कहते हैं। यानी वैसे कोशिका जिसमें केंद्रक तो मौजूद होती हैं लेकिन केंद्रक झिल्ली से घिरी हुई नहीं होती हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जीवाणु कोशिका। अगर आप जीवाणु की एक कोशिका को लेकर माइक्रोस्कोप की सहायता से इसका स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें केंद्रक तो मौजूद होती हैं लेकिन केंद्रक जो है ये केंद्रक झिल्ली से घिरी हुई नहीं होती हैं। साथ ही साथ प्रोकैरियोटिक कोशिका में ऐसा कोई भी कोशिका अंगक नहीं पाया जाता है जो कि झिल्ली से घिरी हुई होती हैं। अगर आप प्रोकैरियोटिक कोशिका का माइक्रोस्कोप की सहायता से देखेंगे तो इसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने को नहीं मिलेगी, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडीज या प्लास्टिड्स ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर आपको नहीं मिलेगा जिसमें कि केंद्रक से घिरी हुई हो। यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका वैसे कोशिका को कहा जाता है जिसमें वास्तविक केंद्रक न हो, माइटोकॉन्ड्रिया न हो, गोल्जी बॉडीज न हो या फिर प्लास्टिड्स न हो। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जीवाणु कोशिका के साथ साथ नील हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन अलगी भी है। अगला है यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका वैसे कोशिका को कहा जाता है जिसमें वास्तविक केंद्रक उपस्थित होता है यानी केंद्रक झिल्ली द्वारा घिरी हुई होती हैं। इसके साथ साथ वैसे कोशिका अंगक भी उपस्थित होती हैं जो कि झिल्ली युक्त हो। यानी यूकैरियोटिक कोशिका में आपको माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स इस सभी स्ट्रक्चर भी आपको देखने को मिलेगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जंतु कोशिका और पादप कोशिका। फ्रेंड्स, अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि साइंस प्लेटफॉर्म एक ऐसी YouTube चैनल है जिसमें डिफरेंट एजुकेशन से रिलेटेड डिफरेंट वीडियोस अपलोड की जाती हैं। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इस वीडियो को आप जरूर लाइक कर दें। तब तक के लिए गुड बाय।